सो वेलकम बैक टू द एएस क्लासेस। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे FY BCom का सेम 1 का इंट्रोडक्शन टू बिजनेस सब्जेक्ट का पहला मॉड्यूल। ओके, तो NEP के लिए ये सब्जेक्ट है। ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी में भी ये सब्जेक्ट था, जिसको हम कॉमर्स के नाम से जानते थे। कॉमर्स 1, कॉमर्स 2, अभी भी कंटिन्यू है कॉमर्स 6 तक। बट न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कॉमर्स 1 नहीं है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। और आपको सेम 2 में, मतलब मिड सेम के अगले सेम में आपको दिखने मिलेगा, सेम 2 में आपको देखने मिलेगा इंट्रोडक्शन टू सर्विसेज। ओके, तो इसका नाम चेंज हुआ है NEP में। पोर्शन सेम है, जैसा ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी में लोग पढ़ के गए हैं वैसा ही है, तो ज़्यादा लोड लेना नहीं है, ईजी है, हम लोग पढ़ लेंगे। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन टू सर्विसेज। सर्विसेज आपको अगले सेम में आएगा, सेम 2 में। फ़िलहाल इंट्रोडक्शन टू बिजनेस है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अ फर्स्ट मॉड्यूल। इसके अंदर समरी लिखा है कि क्या क्या है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इस सब्जेक्ट में 4 मॉड्यूल्स हैं। फर्स्ट सेम में आपको 4 मॉड्यूल है। मोस्टली आपको हर सब्जेक्ट में 4 ही मॉड्यूल देखने मिलेंगे। आपको 4 मॉड्यूल तैयार करना है। अब आपका ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, आप लोगों को नहीं पता ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी क्या होता है। मैं छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ। मैं ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी से पढ़ा हूँ, बहुत लोग ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी से पढ़े, और हम लोग का भी पछतावा होता है कि साला हम लोग के टाइम पे क्यों नहीं आया न्यू एजुकेशन पॉलिसी। हम लोग ने 100 मार्क्स के पेपर दिए इन 4 मॉड्यूल्स पे। ओके, और आपको 100 मार्क्स नहीं देने, आपको 30-40 मार्क्स के शायद पेपर है, मैंने देखे नहीं है अभी तक। 30-40 मार्क्स के पेपर, जस्ट थिंक, कहाँ 100 मार्क्स के पेपर, कहाँ 30-40 मार्क्स के पेपर। समझ में आ रहा है? पोर्शन बहुत ईजी हो गया। पोर्शन वही है, मीन्स पैटर्न बहुत ईजी हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट्स बढ़ गए। हमारे टाइम पे इतने सब्जेक्ट नहीं थे, हम तो 6-7 सब्जेक्ट लेके बैठते थे। आप लोगों के तो पता नहीं 10-11 सब्जेक्ट कितने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कुछ चीज़ें अच्छी है तो कुछ चीज़ें बेकार भी है। देखो यहाँ पे ओल्ड पैटर्न का लिखा हुआ है, क्वेश्चन पेपर पैटर्न। ऐसे आता था ओल्ड पेपर पैटर्न, पर अभी आपका ऐसा नहीं आएगा, तो ये देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं टेक्स्ट बुक के PDF से स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर कुछ नोट्स मुझे इससे अच्छा मिलता है, जहाँ तक मेरा मानना है ये नोट्स बेस्ट है, बट अगर कुछ अच्छा नोट्स मिलता है तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट मॉड्यूल, फर्स्ट चैप्टर, बिजनेस। अब बिजनेस ना, हम लोग ने 11-12 में कॉमर्स स्ट्रीम लिया था, तो उसके अंदर एक सब्जेक्ट था, मालूम है अपने को, OCM करके। वो हम लोग ने पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था OCM। OCM में क्या था? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। उसके अंदर हम लोग ने कॉमर्स, मैनेजमेंट, बिजनेस, ट्रेड, सबके बारे में ना डीप नॉलेज ली थी। अब उतना याद नहीं है, दिमाग में रहता नहीं है, बट कॉन्सेप्ट है, थोड़े बहुत है। उसको थोड़ा रिवाइज करेंगे ना तो बैठ जाएगा दिमाग में। तो फर्स्ट मॉड्यूल आपका क्या है? बिज़नेस के बारे में। बिज़नेस होता क्या है, बिज़नेस के नेचर क्या है, फीचर क्या है, फंक्शन क्या है, स्कोप क्या है, बस। ट्रेडिशनल बिज़नेस क्या होता है, मॉडर्न बिज़नेस क्या होता है, 6-7 आंसर है। बहुत ईजी चैप्टर है। मैं हो सके तो मैं जितना हो सके उतना 2 या 3 पार्ट में मैं ये पूरा मॉड्यूल कवर करूँगा। आप लोगों को चाहिए तो मैं उसके आगे वीडियोस में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दूँगा और आपको सब बता दूँगा। ओके, नोट्स का कोई भी दिक्कत लेना नहीं है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। कॉमर्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हम करेंगे अच्छे से। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट मॉड्यूल, बिजनेस। तो पहले इंट्रोडक्शन है, मीनिंग है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। बिजनेस इज डिराइव फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड बिसिंग, ये सब उड़ा के लो, इतना कुछ नहीं है। 1-2 लाइन आपको, देखो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से लिखो। बिजनेस इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट इज़ कंसर्न विद द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस। बस ये 2 लाइन लिखा है इंट्रोडक्शन में, बहुत है। समझ में आ रहा है? ये 2 लाइन से ज़्यादा लिखना नहीं है, इतना सोचना नहीं है। बिज़नेस क्या होता है? बिज़नेस इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या सर? इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जो चीज़ के रिटर्न में तुम्हें पैसा मिलेगा उसे हम कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं गया दुकानदार के पास, मैंने उसको पैसे दिए, उसने मेरे को राशन दिया। इसमें क्या हो रहा है? मैं उसको पैसा दे रहा हूँ तभी वो मेरे को राशन दे रहा है। अगर वो मेरे को राशन दे दिया और मैंने उसको पैसा नहीं दिया, इट्स कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ में आ रहा है? जहाँ इन रिटर्न में पैसा देना या लेना हो रहा है वो कहेंगे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जहाँ पैसे का लेन देन नहीं है दैट्स कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ में आया? इकोनॉमिक क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक क्या होता है, इसको हम लोग डीपली चैप्टर 2 में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। अभी बस थोड़ा इंट्रो ले लो कि इकोनॉमिक मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक मतलब जिस चीज़ में पैसा आ रहा है। ओके,
लेट्स कंटिन्यू। मीनिंग ऑफ बिजनेस। अब जिसने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे उसे पता है मीनिंग नहीं है, ये डेफिनेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ना कुछ शाणे लोग होते हैं, मैं इन्हें शाणे लोग कहता हूँ। ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट रहते हैं, जैसे साइंस में इसाक न्यूटन था, एल्बर्ट आइंस्टाइन था, मैथ्स में भी कुछ है, इकोनॉमिक्स में भी कुछ है, अकाउंट्स में भी एक इक्का दुक्का मिल जाएंगे आपको। तो ये शाणे लोग रहते हैं, इनकी बात ना पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि इनकी बात एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स दिलवाएगी आपको एज अ डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। और इनका लिखा हुआ लिखने का, इनके नाम के साथ लिखने का, तो क्या एग्जामिनर पेपर चेक करेगा ना, तो उसको पता चलेगा कि भाई इसको आता है, इसने डेफिनेशन पढ़ा है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आंसर भी अच्छा ही लिखा होगा इसने। समझ में आ रहा है? अब पेपर पैटर्न समझो कि पैटर्न में आपको लिखना कैसा है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ बिजनेस करके 2 डेफिनेशन है, एक अच्छे से करके जाना और फर्स्ट वाला ही करके जाना, सेकेंड वाला देखो ही मत। ईजी है, दोनों ईजी है, पर सेकेंड वाला देखो ही मत। पहला हम लोग देखेंगे B.O. व्हीलर, नाम याद कर लिया पहले, B.O. व्हीलर। बिजनेस इज एन इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेटेड टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विस टू सोसाइटी। समझ में आया? इधर B.O. व्हीलर क्या बोल रहा है? बिजनेस इज एन इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेटेड टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विस। बिजनेस क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है जो ऑर्गेनाइज और ऑपरेट क्यों कर रहे हैं हम लोग? गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। किसको प्रोवाइड करने के लिए? सोसाइटी को। हम लोग सोसाइटी को गुड्स एंड सर्विस देने के लिए बिजनेस करते हैं। क्यों करते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए। बिना प्रॉफिट का कोई बिजनेस करने वाला है आज के टाइम पे? नहीं। जो करता है उसे हम कहते हैं NPO। इट्स नॉट अ बिजनेस, इट्स कॉल्ड एज NPO। 12वीं में अकाउंट्स किया होगा तो आप लोगों को पता है NPO क्या होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वो बिजनेस नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो सोशली वर्क कर रहा है। ओके, ये इकोनॉमिकली वर्क कर रहा है। बिजनेस इज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी, NPO इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। NGO में कोई बंदा किसी की हेल्प कर रहा है, किसी को खाना खिला रहा है, किसी को कपड़ा दे रहा है, नथिंग एल्स, एवरीथिंग, तो इट्स नॉट अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट्स अ सोशल एक्टिविटी। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट इन द बिजनेस वी आर डूइंग एवरीथिंग। गुड्स बनाना से लेकर गुड्स बेचना, गुड्स कस्टमर, सोच समझा, ऑल द प्रोसेस कम्स अंडर बिजनेस। प्रोडक्शन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई, जो भी कुछ हुआ है गुड्स बनाने से लेके गुड्स बेचने तक, वो सब बिजनेस कहलाएंगे। और क्यों? क्योंकि हम लोग एट द एंड प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं प्रॉफिट के पर्पस से। समझ में आया? बीच बीच में वीडियो कट हो रहे हैं तो आई एम सॉरी फॉर डैट। सो हमारा मीनिंग ख़त्म हो गया। क्या है मीनिंग? एक बार और रिवाइज करेंगे। अकॉर्डिंग टू B.O. व्हीलर, बिजनेस इज एन इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेटेड टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विस टू द सोसाइटी। यहाँ तक समझा? गुड्स एंड सर्विस बना के ऑर्गेनाइज तरीके से सोसाइटी को प्रोवाइड करना है, ठीक है, अंडर द इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट गेन। प्राइवेटली गेन मीन्स प्रॉफिट, प्राइवेट गेन मतलब इनकम। अकाउंट्स में ये टर्म पढ़ा है आपने, गेन मीन्स इनकम, ऑल द इनकम एंड एक्सपेंसेस, इनकम एंड गेन्स। सो गेन इज अ इनकम, प्रॉफिट। लेट्स फर्स्ट आंसर है आपका नेचर एंड फीचर ऑफ बिजनेस। नेचर एंड फीचर ऑफ बिजनेस आपने 11th-12th में भी क्वेश्चंस देखे होंगे जिनका नाम आता है नेचर, फीचर्स। नेचर मतलब क्या होता है? नेचर, फीचर मीन्स क्या होता है? बेनिफिट्स। आप कोई भी पॉइंट पढ़ रहे हो, बिजनेस पढ़ रहे हो, या अगले सेम में सर्विस पढ़ोगे या एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ोगे 4th मॉड्यूल में, तो फीचर्स मीन्स क्या होता है? बेनिफिट्स। किसी भी पर्टिकुलर आंसर में उसका बेनिफिट्स बताना है, उसकी चीज़ें बतानी है, उसका नेचर क्या है, उसका तरीका क्या है, आपको वो एक्सप्लेन करना है उस आंसर में। तो ये आंसर अगर आया आपके एग्ज़ाम में, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मीनिंग लिखना है, डेफिनेशन लिखना है B.O. व्हीलर का, उसके बाद नीचे फटाक से पॉइंट डालना है स्टार करके, नेचर और फीचर ऑफ बिजनेस, और ये पॉइंट लिखना है। ज़्यादा नहीं, 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 7 या 7.5 का। आपको उसके अंदर 7 या 8 पॉइंट लिखने हैं। टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत पॉइंट लिखे रहेंगे, देखो इसके अंदर 13 पॉइंट है। आपके पास भी जो मनन प्रकाशन या सेट पब्लिकेशन या फिर विपुल, आप किसी का भी टेक्स्ट बुक यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर भी बहुत पॉइंट होंगे। 7 इजी पॉइंट टिक करके ले लो। मैं बता दूंगा कौन से 7 पढ़ने हैं, वो 7 इजी टिक करके ले लो। 13 का लोड नहीं लेना हमको, 7 से 8 ही लिखना है। एग्जामिनर के सामने आप 13 लिखो या 30 लिखो, मार्क्स आपको वो 7 के ही देगा जो अच्छे से 7 लिखना है। तो इससे अच्छा 7 अच्छे से पढ़ के अच्छे से 7 ही लिखो ना। ओके, तो हम 7 पॉइंट अच्छे से करेंगे। फर्स्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम लोग ने इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा था इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स क्या। बिजनेस इज़ अ फॉर्म ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इट इज़ अ फ्रूटफुल ऑक्यूपेशन फॉर मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छा ऑक्यूपेशन है। ऑक्यूपेशन मीन्स पेशा,
मेरा पेशा, मेरा अभी पेशा क्या है, मेरी पैशन क्या है, मेरा हॉबी है टीचिंग, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों का आगे पढ़ने के बाद आप लोगों का भी कोई हॉबी होगा, बिजनेस करना होगा या कुछ और करना होगा, वो इस पेशे में कौन है, ट्रेडर्स, बैंकर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैन्युफैक्चरर एंड मैनी मोर प्रोफेशनल जो जॉब कर रहे हैं वो सब आ गए इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है इन एक्सचेंज में जो मनी प्रोवाइड करता है। बिजनेस में वो मनी को हम प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। ओके, प्रोफेशनल पर्सन अगर बिजनेस कर रहा है, प्रोफेशनल पर्सन अगर खुद का ऑफिस खोल के बैठा है, फॉर एग्जांपल सीए, लॉयर, डॉक्टर, क्लिनिक खोल के बैठा है, तो उसको जो इनकम मिलेगी वो उसकी फीस, वो उसका चार्ज कहलाएगा। बट बिजनेस में जो पैसा आएगा उसे हम कहेंगे प्रॉफिट। एम्प्लॉयमेंट में बंदा जॉब कर रहा है, देखो 3 टाइप के एम्प्लॉयमेंट होते हैं, 3 टाइप के ह्यूमन नेचर के वर्क होते हैं। पहला होता है बिजनेस, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। बिजनेस में पैसा आया एज अ रिटर्न तो उसे हम कहते हैं प्रॉफिट। ओके, प्रोफेशन में पैसा आया, जस्ट लाइक सीए हो गया, डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, उसको पैसा आया, इट्स कॉल्ड फीस, हीज चार्ज, प्रोफेशनल चार्ज, एवरीथिंग। डॉक्टर वो सब हो गए। थर्ड, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई पता है ना क्या होता है, जैसे एम्प्लॉई को जो पैसा आया उसे हम कहेंगे सैलरी। और अगर कोई दिहाड़ी में काम कर रहा है, पर डे का काम कर रहा है, पेंटर हो गया, प्लम्बर हो गया, वो सब, तो उनको जो पैसा आया उन्हें हम डे बाय डे उसे हम कहते हैं वेजेस। ये पता है हमें। बिजनेस में क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलो लेट्स आगे। रेगुलरिटी इन डीलिंग्स, रेगुलरिटी इन डीलिंग्स, डीलिंग रेगुलर होनी चाहिए बिजनेस में। ऐसा नहीं मेरा एक दिन धंधा चल रहा है उसके बाद धंधा नहीं चल रहा है। अभी पीछे आपको भी बैकग्राउंड दिख रहा है, शॉप का है, ज्वेलरी शॉप है मेरी खुद की है। हाँ, ऊपर नीचे मत सोचो, सर की ज्वेलरी शॉप है और पढ़ा भी रहे, मेरा पैशन ही है। ओके, इग्नोर इट। रेगुलरिटी इन डीलिंग, अब मेरे शॉप से एक दिन बिक्री हो रही है, दूसरे दिन बिक्री नहीं हो रही है, तो क्या मैं रेगुलर फ्लो में धंधा चला पाऊँगा क्या? नहीं ना छोटे, नहीं चला पाऊँगा मैं। मेरे को रेगुलर होना पड़ेगा, मेरी बिज़नेस रेगुलर होनी पड़ेगी। अगर मेरा रेगुलर सप्लाई नहीं है, रेगुलर डिमांड नहीं है, तो मैं एक ना एक बार तो अटकूँगा, ज़रूर अटकूँगा। मेरे को पैसे की कमती आएगी, लाइट बिल भरना है, मेंटेनेंस भरना है, भाड़ा भरना है, सब भरना है। साला मेरा धंधा ही नहीं होगा तो मैं भरूँगा कैसे? खर्चा तो मेरा हर महीने का फिक्स है, वो बढ़ भी सकता है खर्चा। अगर मेरा पंखा ख़राब हो गया, लाइट ख़राब हो गया, तो खर्चा बढ़ेगा मेरा। अगर इनकम ही नहीं आया तो मैं बिजनेस रेगुलर कर पाऊँगा क्या? नहीं कर पाऊँगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट मोटिव। मेरा मोटिव क्या रहना चाहिए बिजनेस में? प्रॉफिट कमाना। मेरा एम क्या है? प्रॉफिट कमाना। मैं अगर 10 रुपये की चीज़ लाया ना तो मैं उसको 20 से 25 में बेचूंगा। एट द एंड कम करते करते कस्टमर अगर 15 में भी लेता है ना तो मैं 15 में भी बेच दूंगा। बट मैं बताऊंगा उसको 15 नहीं, वरना पता चला वो 8 रुपये में मांगने लगा तो क्या मैं घाटे में बेचूंगा? तो मैं उसको बताऊंगा ज़्यादा रेट। एज अ बिजनेस मैन यू कैन ऑल्सो रिलेट विथ दिस। बिजनेस मैन हमेशा आपको ज़्यादा दाम बताता है, फिर आप उसको बार्गेन करते करते कम लाते हो। ओके, हम लड़के तो बार्गेन करने में भी डरते हैं भाई। कपड़ा लेने गए, 300 का कपड़ा है भाई, 200 बोले या ना बोले, वो बंदा क्या रिएक्ट करेगा? लड़कियों में, हमारी मम्मियों में, बहनों में ये स्किल अच्छी होती है बार्गेनिंग करने की, उनसे तो कोई नहीं जीत सकता बार्गेनिंग में, हम लड़के नहीं कर पाते। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। प्रॉफिट मोटिव, हमारा जो मोटिव रहता है ना वो प्रॉफिट कमाना रहता है। मैं 10 रुपये की चीज़ लाया, मैं उसको 15 में बेचूंगा, 5 रुपये मेरा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। ऑर्गेनाइज एक्टिविटी, ऑर्गेनाइज एक्टिविटी हम लोग ने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था। ऑर्गेनाइज और ऑपरेट होता है बिजनेस। ऑर्गेनाइज मीन्स क्या? मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अभी हमारी लड़कियों ने वर्ल्ड कप जीता है, हमारे लड़कों ने भी अभी जीता है T20 वर्ल्ड कप, तो ये सब ऑर्गेनाइज है। BCCI कंट्रोल कर रही है इंडियन क्रिकेट टीम को, ये एक ऑर्गेनाइज क्रिकेट टीम है। चाहे वो इंडिया की हो या और क्रिकेट बोर्ड हो, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, कोई भी हो, ये ऑर्गेनाइज है। ये एक सिस्टमेटिक रूल से चल रही है। इनका टूर अगर अगले महीने साउथ अफ्रीका है या साउथ अफ्रीका इंडिया आ रही है तो ये टूर इनका ऑर्गेनाइज है, सिस्टम के हिसाब से चल रहा है। इट्स कॉल्ड ऑर्गेनाइज एक्टिविटी। अनऑर्गेनाइज एक्टिविटी में क्या? गली क्रिकेट, कोई रूल ही नहीं है। कल मिलेगा ना तू, कल सुबह तेरे से मैच रहेगा मेरा। इट्स अ अनऑर्गेनाइज एक्टिविटी, कुछ फिक्स नहीं है। अगले हफ्ते वो फ्री है, अगले हफ्ते बंदे मिल गए, चल खेलते। अगले हफ्ते बंदे मिल गए, चल खेलते। मेरा बॉल तूने घुमा दिया, तू पैसा देगा। नाली में बॉल गया, तू पैसा देगा। बॉल घुमा, तू पैसा देगा। भर चुके भाई, मैं नहीं रखने वाला लोड, बॉल भर चुके मेरा। इट्स कॉल्ड अनऑर्गेनाइज एक्टिविटी। समझ में आया? डिग्री ऑफ स्केल, वेरियस डिग्री ऑफ स्केल। डिग्री ऑफ स्केल मीन्स आपके कस्टमर,
कि आपका बिजनेस कहाँ तक एक्सपांड हो रहा है। ठीक है, अब बिजनेस आपने OCM सब्जेक्ट 11th में भी पढ़ा होगा, कितने टाइप के होते हैं। सोल ट्रेडिंग कंसर्न हो गए, जॉइंट स्टॉक कंपनी हो गए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो गई, पार्टनरशिप फर्म हो गए, बहुत से होते हैं। तो आपका डिग्री ऑफ स्केल, आपका बिजनेस कितने स्केल तक बड़ा है, सर समझ में आ रहा है, कितने स्केल तक बड़ा है। अगर आप सोल ट्रेडिंग कंसर्न कर रहे हो मतलब आपका अकेले बिजनेस है। एज अ सिंगल पार्टनर मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, मैं अकेला हूँ, तो वो सोल ट्रेडिंग कहलाएगा। मेरे साथ मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, हम दोनों साथ में बिज़नेस कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड पार्टनरशिप। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब अभी मेरा जो बिज़नेस है वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहलाएगा। ओके, कि ये बिज़नेस मेरे फैमिली पुश्तों से चला आ रहा है। पापा ने की, दादाजी ने किया, फिर पापा ने किया, फिर पापा ने मुझे दिया, तो इट्स कॉल्ड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जॉइंट स्टॉक कंपनी वैसे ही सेम। नेक्स्ट पॉइंट, रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज़। बिजनेस में रिस्क होते हैं, हर चीज़ में रिस्क होता है। आज मैं 2.5 लाख का माल ला के भरा हूँ, पिछले हफ्ते ही मैंने 2.5 लाख का माल भरा। अब ये नहीं बिका, मेरा 2.5 लाख तो गया। हाँ गया ना मेरा 2.5 लाख। रिस्क है, अनसर्टेनिटीज़ है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। पता चला कल बारिश हो रही थी, बाढ़ आ गया, भगवान ना करे कुछ ऐसा हो, बट आ गया, दुकान गिर गई मेरी। मैं भी क्या बोल रहा हूँ यार, मैं तुमको पढ़ाने के चक्कर में मैं अपना ही नुकसान कर रहा हूँ। तो आई एम जस्ट गिविंग द एग्जाम्पल, कुछ भी हो गया, अनसर्टेनिटीज, क्लाइमेट किसी के वश में थोड़ी है, कुछ भी कभी भी हो सकता है ना। तो अगर कुछ हो गया कल, तो कुछ हो गया तो मेरा तो लॉस हो जाएगा। इसीलिए बिजनेस में रिस्क बहुत है। अगर बिज़नेस चल गया तो अच्छा है, तो इसके लिए आप अगर बिज़नेस में रिस्क कम करना चाहते हो तो आप इंश्योरेंस ले सकते हो। मैं दुकान का इंश्योरेंस ले सकता हूँ, अगर कुछ भी हुआ तो मेरे को इंश्योरेंस में क्लेम मिल जाएगा। आग लगी, चोरी हुआ, कैमरा लगाया, मैं दिखा दूंगा देख मेरे में चोरी हुई, तो इट्स गेट मी क्लेम। ओके, 7th पॉइंट, सोसाइटल इंटरेस्ट। सोसाइटी के लिए भी मुझे सोचना पड़ेगा। अभी यहाँ पास में गणपति मंडल है, नवरात्रि में उन लोग गण माता जी बैठाते हैं, गणेश चतुर्थी में यहाँ पे गणपति जी बैठते हैं, तो मैं उनको चंदा देता हूँ। इट्स कॉल्ड ए सोसाइटल नेचर। मैं अपने आसपास के एरिया में भी देख रहा हूँ, वो लोग मेरे पास आते हैं, वो लोग मुझे जानते हैं कि भाई इनका दुकान है एरिया में, तो वो मेरे से चंदा लेंगे, सब कुछ करेंगे। तो मैं सोसाइटी के बारे में भी सोच रहा हूँ, सिर्फ अपना धंधा लेके नहीं बैठा हूँ। साला मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, मैं धंधा चलाऊँगा, मेरे को बाहर किसी से लेना देना ही नहीं, ऐसे धंधा नहीं चलता। दिमाग में डाल लो, धंधा करने बैठे हो तो आसपास वालों का भी देखना है, उन्हें भी हेल्प करनी पड़ेगी। उनके दिमाग में आपका नेचर अच्छा रहेगा ना, आपका इमेज अच्छा बनेगा ना, तभी वो बंदा आपके पास आएगा सामान खरीदी के लिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एज अ सेम, हेल्प करना दूसरों की। CSR आप आगे पढ़ने वाले हो। कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ अ बिजनेस। मैंने अगर सामान बेचा, मैं अगर ये गोल्ड ज्वेलरी किसी को बेच रहा हूँ, प्लेटेड है, ये ओरिजिनल नहीं है, प्लेटेड है। अगर मैं किसी को बेच रहा हूँ और मैंने बोला कि भाई इसमें 6 महीने की गारंटी है, और 5 महीने में उसका कलर चला गया, तो इसकी जिम्मेदारी मेरी बनती है कि मैं उसको बिना पैसा लिए उसको पॉलिश करके दूँ, उसको बराबर फैसिलिटी दूँ। समझ में आ रहा है? अगर मैंने नहीं दिया, वो कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा मेरे कस्टमर, मेरे प्रोडक्ट से, फिर वो मेरे पास आएगा ही नहीं लेने के लिए। और अगर मैंने इसको बोल के दिया 6 महीना गारंटी है और ये 1 साल तक ऐसे ही चला, अरे 2 साल तक इसका कलर नहीं गया, कस्टमर सेटिस्फाई, भाई मेरे को 6 महीना बोल के दिया था, माल अच्छा है इसका, कपड़ा अच्छा दिया था उसने, ज्वेलरी अच्छी दी थी उसने मुझे, इट्स कॉल्ड अ कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फाई रहेगा तो वो डबल आर करता है, कॉन्सेप्ट में उसको डबल आर कहते हैं। रिपीट परचेज, रिकमेंडेशन, 2 चीज़ आगे आप डीपली पढ़ोगे। रिपीट परचेज, पहली बात तो उसको पसंद आ गया, वो सेटिस्फाई है, वो आपके पास से ही सामान लेगा, बार बार आपके पास से सामान लेगा। इग्नोर करो, मैं DND में डाल देता हूँ, 1 सेकंड, ये साला टेलीग्राम वाले भी परेशान कर देते। तो कहाँ था मैं? रिपीट परचेज, उस बंदे को अच्छा लगा, वो बार बार आपसे सामान लेगा। रिकमेंडेशन, उसको अच्छा लगा, वो रिकमेंड करेगा, अपने नेबर्स को रिकमेंड करेगा, अपने आसपास दोस्तों को बताएगा, भाई मैंने उसके यहाँ से कपड़ा लिया था, देख कलर भी नहीं गया उसका, क्वालिटी भी अच्छा है, स्ट्रेचेबल है, सब है, और डिज़ाइन भी अच्छे थे उसके, वो रिकमेंड करेगा। इट्स कॉल्ड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। क्रिएटिव, बिजनेस को क्रिएटिव होना पड़ेगा डे बाय डे। अभी AI आ गया, अभी आप ट्रेडिशनल बिजनेस लेके बैठे रहोगे ना, जैसे मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस है, मैं एक लोकल एरिया में ही ग्रोथ कर पाऊँगा, इस एरिया के बाहर मेरे को कोई जानता भी नहीं है। उसके लिए मैं क्या करूँगा? एडवर्टाइज़ करूँगा, प्रोडक्ट को थोड़ा क्रिएटिव करूँगा, डिज़ाइंस बनाऊँगा प्रोडक्ट के ऊपर, कुछ एडवर्टाइज़ थोड़ा क्रिएटिव हट के करूँगा। बाकी सब एडवर्टाइज़ करते हैं ना भाई, कि इतना डिस्काउंट, दिवाली आया था, अक्षय तृतीया आया, धनतेरस आया, ये सिक्का इतने में 10% डिस्काउंट, ये कुछ क्रिएटिव करना। देखो मार्केट में वही चलता है जो सबसे हटके रहता है,
स्टार्टिंग में हट के चीज़ ही चलती है, बाद में लोग प्रोएक्टिव रिएक्टिव उसका कॉपी करके रिएक्टिव चीज़ बनाने लगते हैं। बट अपने को प्रोएक्टिव डिसीजन लेना है। प्रोएक्टिव मीन्स न्यू डिसीजंस लेने अपने को बिजनेस चलाने के लिए। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट डायनेमिक। डायनेमिक मीन चेंज होना है प्रॉपरली, डे टू डे बिजनेस को देख के चेंज होना है अपने को। पब्लिक को क्या मांगता है उसका नीड समझना है, उस हिसाब से सप्लाई करना है। समझ में आया? गवर्नमेंट कंट्रोल का, गवर्नमेंट के कुछ पॉलिसीज़ होते हैं, बिजनेस चलाने वालों को वो समझना पड़ेगा, वो पॉलिसीज़ देखने पड़ेगा और उस हिसाब से उन्हें बिजनेस को रन करना पड़ेगा। बाइंग एंड सेलिंग सेम, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैं गुड्स बेच रहा हूँ। समझ में आया? डायरेक्टली मीन्स कस्टमर मेरे पास आया, मैंने उसको बेच दिया। इनडायरेक्टली मैंने उसको एक गुड्स एडवर्टाइज़ किया और वो एडवर्टाइज़ देख के मेरा गुड्स लेने आया। इनडायरेक्टली मैं गुड्स बेच रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ। ओके, 13 पॉइंट है। कौन से 7 पॉइंट आप लिखो मैं वो बता देता हूँ। पहले तो इकोनॉमिक एक्टिविटी लिख लो, टिक करते जाओ, या फिर आपको चाहिए तो लिख के रखो बुक में कि पॉइंट लिख के रखो। इतना तो समझ में आ गया ना। अभी FY BCom में हो यार, 17-18 साल के बच्चे हो तुम लोग, अभी इतना तो समझ में आता है। पॉइंट पढ़ के ना पूरा आंसर लिखना मांगता है तुमको, इतना दिमाग है। मैं जब 12वीं में था मैं ऐसे पॉइंट याद करता था। OCM इकोनॉमिक्स आई हैव ओनली रीड द पॉइंट्स, और वो पॉइंट से 4 लाइन का आंसर बना सकते हो तुम लोग। इतना तो दिमाग है, पढ़ के जाओ अंदर का। इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकेंड पॉइंट रेगुलरिटी इन डीलिंग्स, थर्ड प्रॉफिट मोटिव, फोर्थ ऑर्गेनाइज एक्टिविटी, डिग्री ऑफ स्किल छोड़ दो, रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज़ 5वां पॉइंट, 6वां सोसाइटल इंटरेस्ट लिखो, 7वां कस्टमर सेटिस्फेक्शन, 8वां अगर आपको चाहिए तो क्रिएटिव और डायनेमिक लिख दो। 9 पॉइंट जाएंगे चलेगा, बट क्रिएटिव और डायनेमिक अलग अलग मत करो, साथ में करो, अच्छा लगेगा। 2 लाइन का है। क्रिएटिव मीन्स क्या, डायनेमिक मीन्स क्या, मैंने समझा दिया। ओके, नेक्स्ट आंसर फंक्शन ऑफ बिजनेस। बिजनेस के कुछ फंक्शंस पढ़ेंगे अभी हम लोग, बिजनेस में क्या क्या होता है। फंक्शन रिफर्स टू द सीरीज़ ऑफ एक्टिविटीज़, जो मैंने बताया बिजनेस में क्या क्या होता है, एक्टिविटीज़ के सीरीज़, टास्क जो बिजनेस में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि बिजनेस एक स्मूथ फ्लो से चले। ऑर्गेनाइज है ना बिजनेस, सिस्टमेटिक चल रहा है ना। अभी अगर BCCI ने डिसाइड कर लिया कि अगले महीने इंडिया साउथ अफ्रीका जाएगी खेलने के लिए तो जाएगी। अभी आज बोल रही है इंडियन टीम को कि कल तुम लोग को साउथ अफ्रीका जाना है, टेस्ट सीरीज है तुम लोग का। इंडियन टीम प्रिपेयर है क्या उसके लिए? नहीं है। बंदे ढूंढना है, ये करना है, सबको बुलाना है, कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, वीज़ा करना है, पासपोर्ट करना है। ये सिस्टमेटिक नहीं होता मेरे भाई, समझ में आ रहा है? सिस्टमेटिक मतलब सब पहले से डिसाइड होना। एक साल पहले तुम लोग को क्या करना है सब पहले ही बता दिया जाता है। इट्स कॉल्ड फंक्शन ऑफ बिजनेस फॉर द स्मूथ रन ऑफ द बिजनेस। पहला पॉइंट क्या है? परचेज एंड स्टोर कीपिंग। Business firms have to make a series of purchase for conducting business activity. Such purchase include buying of raw material. Purchase और store keeping। मैं कोई भी चीज़ बना रहा हूँ अभी जस्ट ये लाइक तो मैं बनाया फिनिश गुड ला के बेचता हूँ, ये सब फिनिश गुड हो गए। रॉ मटेरियल इन द सेंस, अभी मैं आपको कपड़े का एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने कपड़े का रॉ मटेरियल लाया, मेरे पास डिज़ाइनिंग मशीन है, मैंने उसमें डाला, उसमें छापा, उसमें लिखा, मैंने कोई एनीमे बना दिया या कोई भी डिज़ाइन बना दिया या कोई वर्डिंग, कोई पॉइंट लिख दिए, नेवर गिव अप, ये सब जो डिज़ाइन चलते रहते हैं कॉमनली, वो सब मैंने लिखा। तो जो कपड़ा मैंने मंगाया है ना उसे हम कहेंगे रॉ मटेरियल। और मैंने जो उस पर काम करवाया, फैक्ट्री में डाला या मशीन में डाला, मैंने जो काम करवाया उसको कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। और जब वो प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है, पैकेट फाइनली फिनिश हो जाता है, इट्स कॉल्ड फिनिश गुड्स। समझ में आया? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड। अकाउंट्स में अच्छे से सीखोगे आप लोग। अभी ये 3 कॉन्सेप्ट समझ लो। परचेज़ करते हो हम लोग रॉ मटेरियल, कुछ बिजनेस, सारे नहीं। अभी जैसे मेरा बिजनेस है, मैं तो फिनिश गुड ला के बेच रहा हूँ, कुछ बिजनेस सामान खरीदते हैं और बना के बेचते हैं। सेकेंड पॉइंट प्रोडक्शन। सेम, प्रोडक्शन मीन्स कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड। रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना फिनिश गुड्स में, उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन। कोई भी चीज़ रॉ मटेरियल है, कोई भी मटेरियल को फिनिश गुड बनाने को कहते हैं प्रोडक्शन। इतना समझा? प्रोडक्शन क्या होता है? फिनिश गुड्स बनाना रॉ मटेरियल से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट मार्केटिंग फंक्शन। मार्केटिंग आप डीपली आगे पढ़ोगे। अभी आपको इस आंसर के लिए मार्केटिंग को 4 लाइन में लिखना है। मार्केटिंग मीन्स क्या होता है? गुड्स को मार्केट में लाने के लिए हमें
कस्टमर को अवेयर करना पड़ेगा कि मेरा ये प्रोडक्ट है, मेरा ये ज्वेलरी है, तो मैं इसको एडवर्टाइज़ करूँगा। सेल्स प्रमोशन के टेक्निक अपनाऊँगा। सेल्स प्रमोशन हो गए, पर्सनल सेलिंग हो गए। पर्सनल सेलिंग को हम सेल्समैनशिप भी बोलते हैं। मीन सेल्समैन गया एक एक घर पे, जस्ट लाइक डिटर्जेंट पाउडर लाते हैं ना वो लोग, घर घर पे घूमते रहते हैं, OTP दे दो, ये दे दो, एरियल वाले, सर्फ एक्सेल वाले, जस्ट लाइक दैट। पर्सनल सेलिंग, ब्रांड का एडवर्टाइज़ करना, मार्केटिंग करना, उसे हम कहेंगे मार्केटिंग फंक्शन। डिमांड देखना कि कस्टमर को क्या चाहिए, आपको पहले उनका डिमांड समझना पड़ेगा। अगर समझ में आ गया आपको कि हाँ कस्टमर को ना सर्फ चाहिए, सर्फ एक्सेल का सर्फ चाहिए, तो आप वो चीज़ प्रोड्यूस करोगे और सप्लाई करोगे। अगर डिमांड ही नहीं है मार्केट में तो क्या बना के रखे हो तुम लोग, बिकने वाला है क्या? जब कस्टमर को वो चीज़ चाहिए ही नहीं तो बिकेगी कैसे? तो इसीलिए पहले डिमांड पता करो, सर्वे करो, डिमांड पता करो। डिमांड है प्रोडक्ट की, तब उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करो और सप्लाई करो। 15 अगस्त के दिन झंडा ज़्यादा बिकेगा, सबको पता है। 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन झंडा ज़्यादा बिकेगा। हाथ का इंडियन बैंड, इधर जो इंडियन मैप लगाते, इंडियन फ्लैग लगाते हैं, वो सब ज़्यादा बिकेगा। तो इसका प्रोडक्शन 2-3 महीने पहले ही चालू हो जाता है। अरे 6-6 महीने पहले चालू हो जाता है बनना। ये लोगों को पता है लार्ज क्वांटिटी में बिकने वाला है। रक्षाबंधन के दिन राखी ज़्यादा बिकेगा। 6-6 महीने पहले काम चालू हो जाएगा कि भाई ये चीज़ बिकने वाला है। ये चीज़ पता है, मार्केटर को ये चीज़ पता है, बिजनेसमैन को ये चीज़ पता है, तो वो उस हिसाब से सामान ला के बेचेगा। उसमें कोई उसको मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कोई एडवर्टाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ भाई मेरी राखी है, मेरे ब्रांड की राखी, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ये चीज़ कॉमन है, ये चीज़ होने वाली है। जस्ट लाइक दैट। फाइनेंस फंक्शन, पैसा, बिजनेस चलाने के लिए पैसा लगेगा। आप स्टार्टिंग में आपको कैपिटल लगेगा, आप कहीं से लोन ला के कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, आपको पैसा लगेगा। राइट कॉस्ट, राइट टाइम अवेलेबल, आउट बिजनेस ऑपरेशन। आपको सही से पैसा लाना है, सही जगह लगाना है और सही टाइम पे उसको पेड आउट भी करना है। बिज़नेस में मैंने 1 लाख का लिया, 1 लाख 1 साल के लिए मैंने लोन लिया, तो 1 साल में मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं वो 1 साल में वो लोन रीपे करूँ विद द इंटरेस्ट इफ़ देयर और नॉट। पर्सनल फंक्शन, यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज प्रॉपर रहने चाहिए आपके। मैन पावर, फैक्ट्री है, कपड़े को डिज़ाइन कर रहा है, फैक्ट्री है, कोई भी सामान है, ग्रोसरी है या कुछ भी हो, मैन पावर आपका प्रॉपर यूटिलाइज होना चाहिए। अगर आप देख रहे हो कि ये काम 3 बंदे कर सकते हैं बट फैक्ट्री में 4 लोग हैं, क्यों रखना 4 को? आप 4 को सैलरी दे रहे हो, बल्कि वो काम 3 लोग ही कर सकते हो, तो आप एक सैलरी आपका वेस्ट जा रहा है ना। निकालो चौथे बंदे को, 3 बंदा ही रखो, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करो, प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज करो। सामान अगर 4 के जगह 3 लग रहा है तो 3 ही सामान खरीदो, 4 मत खरीदो। देखो, पहली कमाई आपकी बचत होती है, दिमाग में याद रखना। सेविंग इज़ द फर्स्ट इनकम ऑफ अ बिजनेसमैन। जितना आप बचाओगे उतना आपका प्रॉफिट है ना। अगर आप नुकसान कर रहे हो, वेस्टेज कर रहे हो, फालतू माल जा रहा है, फालतू आदमी रखा है आपने जिसका काम ही नहीं है, फिर भी आपने रखा है, तो ये आपका वेस्टेज है। समझ में आ रहा है? वेस्टेज नहीं होना चाहिए, पहले सेव करो। सेविंग इज़ द फर्स्ट इनकम ऑफ अ बिजनेस। ओके। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D। हम लोग ने ये FYJC SYJC में भी पढ़ा है, R&D टर्म। सेम सर्वे जो मैंने बताया, मार्केट में R&D करना है, मार्केट में रिसर्च करना है कि आपको क्या चीज़ चल रही है, क्या चीज़ नहीं चल रही है, उस हिसाब के आपको प्रोडक्ट में चेंजेस लाने। अगर मार्केट में ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं चलने वाला, ये जो कवर है, ये कवर लाल के जगह ग्रीन में अच्छा लगेगा, मुझे ये रिसर्च करके पता चला, तो मैं इसका चेंज करूँगा, इसको मॉडिफाई करूँगा, इसको लाल की जगह ग्रीन करूँगा, क्योंकि मार्केट में ग्रीन चाहिए, मार्केट में ब्लू चाहिए, मार्केट में लाल पसंद नहीं है किसी को, तो आई विल चेंज इट। इट्स कॉल्ड R&D टीम होती है, आपको वो अपॉइंट करना पड़ता है। ये हम आगे पॉइंट में पढ़ेंगे ट्रेडिशनल और मॉडर्न बिजनेस में। अभी मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस है तो मैं R&D नहीं करूँगा, क्योंकि R&D में अलग पैसा जाएगा यार। साला मेरा 1 लाख का धंधा नहीं होना, मेरे को साला 50,000 में R&D में क्यों डालूँ? मॉडर्न बिजनेस डालेगी, जो ऑनलाइन बिजनेस कर रही है ना, जो एडवर्टाइज कर रही है, वो लोग डालेंगे, क्योंकि वो लोग का लार्ज स्केल बिजनेस है, वो लोग का 5-10 लाख का महीने का सेल है, तो वो लोग 50,000 डालने में सोचेंगे नहीं। मैं डालने में सोचूंगा भाई, इधर जेब में पैसा नहीं आता, तुम लोग ये सब चीज़ में पैसा लगा रहे हो, तो ट्रेडिशनल बिजनेस वाला नहीं करेगा ये सब चीज़। नेक्स्ट, पब्लिक रिलेशन, वही जो मैंने पॉइंट समझाया था, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, पब्लिक रिलेशन बना के रखना। अब मेरा तो बिजनेस ही ऐसा है कि इसमें रिलेशन के बिना धंधा नहीं चलने वाला। ज्वेलरी एज अ सोनार, मुझे बिजनेस कस्टमर को 70% उससे उसका फैमिली,
और सब दुनिया में क्या चल रहा है वो सब चीज़ों के बारे में बात करना रहता है। 30% बिजनेस के बारे में बात करते हैं। रिलेशन में है ना भाई, मेरा रिलेशन बन गया तभी तुम मेरे पास आओगे सामान खरीदने। समझ में आ रहा है? दूध, नाई, सोनार, ये तीनों के पास बंदा रिलेशन देख के ही जाता है। राशन तो कहीं पे भी चला जाएगा, कोई भी चला जाएगा, वो तो हर जगह मिलता है, वही रेट पे मिलता है। बट नाउ, सोनार और दूध वाला, इधर आपका रिलेशन है तो बंदा रेगुलरली जाएगा ही जाएगा। तो रिलेशन बनाना इन बिजनेसमैन के लिए ज़्यादा प्रीफर है। पब्लिक रिलेशन, पॉजिटिव इमेज है आपका पब्लिक के सामने, तो आपका सेल ज़्यादा होगा ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट पॉइंट, सेल्स फंक्शन। सेल्स डिपार्टमेंट रहना चाहिए, जैसे ऊपर मैंने समझाया पर्सनल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, R&D, तो वैसे ही सेल्स फंक्शन। सेल्स डिपार्टमेंट वर्क इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट साथ में काम करेंगे तो बिज़नेस के लिए अच्छा होगा। समझ में आ रहा है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो एडवर्टाइज़ करते हैं, अभी कोई भी बंदा, कोई भी डिपार्टमेंट एडवर्टाइज़ कर रहा है, उसमें एक बंदा है वो एडवर्टाइज़ कर रहा है, अभी उसने एडवर्टाइज़ मोबाइल के थ्रू किया है, तो वो सेल्स डिपार्टमेंट को बताएगा भाई मैंने मोबाइल के थ्रू किया है, तो तू सेल्स देखेगा ना, जब तू सेल करने जाएगा ना, तो भी मोबाइल का यूज़ करना। तो ये दोनों का कोऑर्डिनेशन रहेगा, ये इसको बताएगा मैंने ऐसे काम किया, तो ये भी ऐसे काम करेगा। मार्केटिंग के बाद सेल्स ही तो करना है, प्रोडक्ट प्रमोट करने के बाद सेल करोगे ना, तो ये दोनों का आपस में बात होना चाहिए। अब ये दोनों आपस में रूठ के बैठे, नहीं भाई मैं उससे बात ही नहीं करने वाला, जलता हूँ मैं उससे, या वो जलता है मेरे से, ऐसे बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। ये इससे बात नहीं करेगा, दो डिपार्टमेंट का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो बिजनेस गया तुम्हारा। आपस में कोऑर्डिनेशन रहना पड़ेगा, तभी प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर हो पाएगा, प्रोडक्ट का प्रमोशन बराबर हो पाएगा। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द कोऑर्डिनेशन ऑफ अ बिजनेस डिपार्टमेंट्स, चाहे वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, मैन पावर हो, रिसोर्सेज हो, एनीथिंग, सेल्स डिपार्टमेंट हो, कोई भी कोऑर्डिनेशन, एकजुटता होना ज़रूरी है बिजनेस में। समझा? ये हमारे फंक्शंस। नेक्स्ट आंसर है स्कोप, जो हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। ये आंसर आपने FYJC में बहुत अच्छे से पढ़ा है, SYJC में भी पढ़ा है, तो ये आंसर आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए। मैं रिवाइज़ करवा दूंगा एक बार। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, पब्लिक ना मिनट देख के वीडियो देखती नहीं है, मुझे पता है, और BCom वाले तो घंटा नहीं देखते, इसीलिए मैं ये पार्ट में कवर नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। और जो भी FY BCom के आपके फ्रेंड्स हैं उन्हें आप ये वीडियो शेयर करो, अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय बाय।